क्या आप जानते हैं कि अगर बल ना हो तो हम ना चल पाते, ना ही चीजें उठा पाते और ना ही धरती पर कोई गति करती। तो आज हम क्लास 9 के पूरे चैप्टर बल तथा गति का नियम मतलब फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन कंप्लीट इस वीडियो में गन शॉट खत्म करने वाले हैं। कंप्लीट पूरा चैप्टर इस वीडियो में हम समझने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप, ध्यान से समझना। तो हाय एवरीवन, दिस इज योर कृष्णा भैया एंड वेलकम टू इन दिस वीडियो। बढ़ते हैं वीडियो में आगे, स्टेप बाय स्टेप एक एक कॉन्सेप्ट आसान तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अब हम समझते हैं बल। बल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं बल क्या है। बल किसी पिंड पर लगने वाले खिंचाव, क्या खिंचाव या धक्का के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसका मतलब क्या है? देखिए जब भी आपके सामने कोई वस्तु है, या तो आप किसी चीज को कभी खींचे होंगे या तो आप किसी चीज को कभी धक्का दिए हैं। तो जब आप खींचते हैं तो आपके पास आती है, धक्का देते हैं तो आपसे दूर जाती है, ऐसा देखिए नहीं। तो खींचने और ढकेलने की जो प्रक्रिया हो रही है, यहाँ पे बल लग रहा है, इसी को कहते हैं बल। तो परिभाषा क्या है? बल एक भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटी। बल एक फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी वस्तु की स्थिर अवस्था, कौमा गति अवस्था या आकार और माप को परिवर्तित करता है। मतलब कि बल के ही कारण वस्तु की अवस्था में परिवर्तन होता है, उसके आकार में परिवर्तन होता है, उसके माप में परिवर्तन होता है। मान लीजिए कोई चीज लंबी है, मैं उसको बल लगा के दबा दिया तो छोटी हो गई, उसकी माप छोटी हो गई, आकार उसका बदल गया। मान लो कोई चीज, मान लो जैसे आप बैलून देखेंगे गुब्बारा, जब मैं उसको फुलाता हूँ, ठीक है, हवा भरता हूँ, बड़ा हो जाता है, उसी को थोड़ा दबाते हैं, बल लगाते हैं तो पता चलता है। बॉल कभी देखे होंगे आप ना, बॉल मान ली गेंद है तो आप लिए, अब जब उसे बल लगाते हैं तो उसको दबाते हैं तो बॉल क्या हो जाती है? एकदम पचक जाती है। इसका मतलब वो दब जाती है क्योंकि आपने बल लगाया। तो बल एक भौतिक राशि है जो किसी वस्तु की स्थिर अवस्था, गति अवस्था या आकार और माप को परिवर्तित करता है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले आप जानेंगे कि बल को किससे व्यक्त करेंगे? एफ से। किससे व्यक्त करेंगे? एफ से, कैपिटल एफ से। सूत्र क्या होगा? एफ बराबर एम इंटू ए। इंटू मतलब बीच में क्या है? गुणा। एफ बराबर एम ए। एम को बोलते हैं द्रव्यमान और ए को बोलते हैं त्वरण। तो इसका मात्रक क्या होगा? न्यूटन। बल जो है इसका मात्रक न्यूटन, क्योंकि एक न्यूटन वैज्ञानिक है जिन्होंने अपने ही नाम पे बल का मात्रक दिया, न्यूटन पहला। और दूसरा मात्रक है किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि देखिए यहाँ पे यम क्या है? यम का मात्रक द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, और यहाँ पे जो त्वरण है ये इसको क्या बोलते हैं? त्वरण। इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे रख दिया मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। नोट पॉइंट में क्या ध्यान रखना है? जो यहाँ पे हमारे पास जो बल है यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब यह एक सदिश राशि है। क्योंकि सदिश राशि आप जानते हैं जिसमें परिमाण और दिशा दोनों का ज्ञान हो उसे सदिश राशि बोलते हैं। तो बल में हम जानेंगे बल एक सदिश राशि है। इसका सूत्र होता है F बराबर एम में। यम को बोलते हैं द्रव्यमान और ए को बोलते हैं त्वरण। मात्रक क्या होगा? न्यूटन या तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इतनी चीज समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। अगला अब समझते हैं बल के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ फोर्स। यार बल का प्रभाव होता कैसे है? देखिए पहली चीज, अगर आप किसी चीज पे बल लगा रहे हैं क्या होता है? वस्तु की गति में परिवर्तन कर सकता है। मतलब कि आप बल लगाए, कोई वस्तु रखी है, आपने बल लगाकर उसको ठेल दिया आगे की ओर, तो उसकी गति में परिवर्तन होगा कि नहीं? तो मतलब कि मान लो कि आप किसी वस्तु को ठेलते रहे, ठेल रहे बल लगा आगे जा रही, मान लीजिए आप थोड़ा बल लगाए, थोड़ी दूर खिसकी, ज्यादा बल लगाए तो ज्यादा दूर जाएगी कि नहीं? तो मतलब कि बल का जो प्रभाव होता है वह वस्तु की गति में परिवर्तन कर सकता है। गति अगर धीमी है तेज भी कर सकता है, तेज है धीमी भी कर सकता है, क्योंकि बल लग रहा है ना। दूसरा क्या है? यह गति वस्तु की दिशा के साथ साथ उसके आकार को भी बदल सकता है। मतलब ये है कि अगर मैं बल लगाऊं, बल का वहां पे प्रभाव लग रहा है तो गति तो बदल रही है, लेकिन उस ऑब्जेक्ट जो है वस्तु है उसका आकार भी बदल जाएगा। बल के कारण आकार भी बदल जाएगा। ये है बल का प्रभाव। मतलब कि यार बल लग रहा है तो क्या इसका इफेक्ट पड़ रहा है इस वस्तु पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं बल के प्रकार। क्या समझते हैं? बल के प्रकार ध्यान समझना। देखिए पहला मेरे पास है संतुलित बल।
जिसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में बैलेंस फोर्स, संतुलित बल, और दूसरा बल है असंतुलित बल, जिसको हम लोग बोलते हैं अनबैलेंस फोर्स। समझते हैं, संतुलित बल वे होते हैं जो एक दूसरे को रद्द कर देते हैं। इसका मतलब क्या है कि दोनों का बल बराबर है, एकदम बराबर, मतलब कि नेट बल एकदम शून्य होगा। ठीक है, संतुलित बल उसे कहते हैं। अब जैसे मान लो कि आपके घर में एक दीवार है और आप उस पर कब से धक्का दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, लेकिन वो दीवार आगे की ओर खिसक ही नहीं रही यार, है ना, क्योंकि आपका बल शून्य लग रहा है। आप तो धक्का लगा रहे हैं, पूरा बल लगा रहे हैं, लेकिन दीवार आगे गई नहीं, इसका मतलब आपका बल शून्य हुआ, क्योंकि दीवार आगे खिसकी ही नहीं ना, तो संतुलित बल हुआ। ठीक, असंतुलित बल का मतलब अनबैलेंस फोर्स। असंतुलित बल वे बल होते हैं जो परिणाम में समान नहीं होते। मतलब कि मान लो कि आप एक रस्सी ले लिए, एक रस्सी की एक साइड 3 बच्चे हैं और एक रस्सी की एक साइड 4 बच्चे हैं, तो वहां पे बल किसकी ओर ज्यादा लगेगा? बताओ, 4 बच्चों की ओर ना, क्योंकि उस साइड 4 बच्चे हैं, तो यहाँ पे परिणामी बल समान नहीं होता, क्योंकि 3 बच्चे भी कुछ बल लगा रहे हैं और 4 बच्चे भी, तो यहाँ पे बल समान नहीं होगा। और एक एग्जांपल देता हूँ यार, कभी आपने देखा होगा अपने स्कूल में एक झूला होता है कि जब 2 बच्चे उस झूले पे बैठते हैं, एक बच्चा नीचे की ओर जब आता है, दूसरा बच्चा ऊपर उठ जाता है, फिर जब दूसरा बच्चा ऊपर जाता है, जब दूसरा बच्चा नीचे आएगा, फिर पहला जो बच्चा है ऊपर उठ जाता है। तो ऐसा देखते हैं ना, अनबैलेंस फोर्स रहता है कि नहीं। आप ऐसे भी देखिए, आपके घर में तराजू होगा, उसको भी देख लीजिए, अगर आप तराजू की एक साइड 1 किलो रखते हैं, दूसरा साइड अपने आप उठ जाता है ना, फिर दूसरी साइड रखेंगे तो पहला साइड उठ जाता है, ऐसा देखेंगे। इसका मतलब वो अनबैलेंस फोर्स लग रहा है वहां पे, असंतुलित बल, क्योंकि वहां पे बल समान नहीं है। समझ गए? आगे देखते हैं। अब हम समझते हैं डिफरेंस बिटवीन बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। इसका मतलब है संतुलित बल और असंतुलित बल के बीच अंतर क्या है यार, डिफरेंस क्या है, मतलब संतुलित बल और असंतुलित बल के बीच अंतर। पहला समझना, संतुलित बल क्या है? जब 2 या 2 से अधिक बल किसी वस्तु पर कार्य करते हैं तो कुल बल शून्य हो जाता है। ये पॉइंट ध्यान रखना, मतलब नेट बल, मतलब यहाँ पे F बराबर टोटल बल शून्य हो जाता है, नेट बल शून्य हो जाता है। मतलब कि 2 या 2 से ज्यादा लड़के या लड़कियां जब एक किसी वस्तु पर कार्य कर रहे हैं तो वहां पे बल शून्य हो जाता है। ठीक है, इसमें दूसरा पॉइंट, वस्तु की गति में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये पॉइंट याद रखना है, वस्तु की गति में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसका मतलब क्या है, वस्तु की गति में कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब ये है कि आपको भाई जब आप बल समान लग रहा है तो वस्तु बदले ही नहीं। अब अगला, वस्तु का त्वरण शून्य होता है। वस्तु का त्वरण शून्य का मतलब है कि देखिए, कोई भी वस्तु ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे कोई भी वस्तु ले लेते हैं, इसको हटाते हैं हम लोग, इसको हटाते हैं, 1 मिनट थोड़ा सा। हाँ देखिए, यहाँ पे सिंपल सा क्या है कि जो वस्तु का त्वरण शून्य होता है, इसका मतलब ये है कि त्वरण, आप त्वरण डिपेंड किस पे करता है? वेग पे ना। अगर वेग बढ़ेगा और वेग घटेगा तभी तो मानूंगा कि त्वरण यहाँ पे बढ़ रहा है, घट रहा है। तो यहाँ जब वस्तु की गति में परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, गति वस्तु की हो ही नहीं रही है, तो त्वरण भी शून्य होगा, इसलिए त्वरण शून्य होगा। अगला है, वस्तु की दिशा नहीं बदलती। भाई बॉल आ रही है, आपने एक ही दिशा में मारा, उसी दिशा में जाएगी ना, क्या दूसरी दिशा में अपने आप से चली जाएगी? कभी नहीं जाएगी। जिस दिशा से आपकी वस्तु आ रही है, अगर आप उस बल लगाए उसी दिशा में जाएगी, दूसरी दिशा में नहीं जाएगी। तो ए पॉइंट। अगला है असंतुलित बल। असंतुलित बल का मतलब है जब 2 या 2 से अधिक बल किसी वस्तु पर कार्य करते हैं और कुल बल शून्य होता है। यहाँ पे नेट बल क्या होगा? शून्य होता है, और यहाँ पे नेट बल शून्य, यहाँ पे कुल बल शून्य होता है, यहाँ पे कुल बल शून्य, यहाँ पे एक बार लिख देते हैं नहीं होता। क्या लिख देना, यहाँ पे नहीं होता। ठीक है, मतलब F डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब F कुल बल यहाँ पे शून्य नहीं होता है। क्योंकि यार मान लो जब आप बल लगा रहे हैं, एक तरफ 3 लोग हैं, एक तरफ 4 लोग हैं, तो बल ज्यादा 4 तरफ के लोग लगेगा ना, यहाँ पे बल शून्य नहीं होगा। अगला, वस्तु की गति में परिवर्तन होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे नहीं होता था, यहाँ पे परिवर्तन होगा। क्योंकि अगर भाई एक तरफ 3 लोग हैं, एक तरफ 4 लोग हैं, तो बल सिंपल सा गति में परिवर्तन होगा, क्योंकि उन्होंने ज्यादा बल लगाया तो अपनी गति को अपनी ओर खींच लिया। अगला है पॉइंट, वस्तु का कुछ त्वरण होता है, मतलब वहां पे कुछ त्वरण होगा। जैसे जैसे मान लो कि आप अपनी ओर खींचे, बल लगा, तो भाई वेग में आया, गति करी ना, तो त्वरण वहां पे उत्पन्न होगा। अगला, वस्तु की दिशा बदल जाती है। भाई आप 3 बंदे उधर खींच रहे हैं रस्सी को और 4 बंदे उधर खींच रहे हैं, तो दिशा बदलेगी ना। तो उधर से खींच रहे थे, मैंने इधर खींच लिया, दिशा बदल गई ना, दिशा बदल जाती है। समझ में आया नहीं? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अगला पॉइंट, अब यहाँ पे समझते हैं, आता है न्यूटन के गति का नियम।
लॉ ऑफ न्यूटन, मतलब कि न्यूटन के गति का नियम समझते हैं। सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ध्यान समझना। देखिए, गति का पहला नियम है जिसको हम लोग बोलते हैं जड़त्व का नियम भी। गति का पहला नियम है जिसको हम लोग बोलते हैं जड़त्व का नियम। देखिए क्या है, एक स्थिर वस्तु स्थिर ही रहती है और गतिशील वस्तु स्थिर वेग से गतिशील रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इसका मतलब क्या है, अगर कोई वस्तु है वह स्थिर है, एक जगह पे स्थिर है, तो वह तब तक नहीं हटेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य तरफ से बल न लगाया जाए। ठीक, और एक वस्तु गतिशील है तो वह अपनी एक ही वेग से स्थिर वेग से गतिशील रहेगी जब तक उसमें कोई बार बार ना लगाया जाए। मान लो अगर कोई गाड़ी 50 किलोमीटर की रफ्तार से भाग रही है तो उसी स्पीड से भागती जाएगी जब तक मैं उसमें रफ्तार में कम या ज्यादा ना करूं, भागती जाएगी ना। तो मैं जब कम या ज्यादा करूंगा तो इसका मतलब मैं बाहर फोर्स लगा रहा हूं कि नहीं। इसको एक एग्जांपल समझते हैं यार। जैसे मान लो कि आप घर में बैठे हैं और आप 4-5 किताबें लेकर बैठे हैं, ठीक है, आप पढ़ नहीं रहे, तो आपकी मम्मी जस्ट से आई, क्या किताबें छिड़ा कर बैठे पढ़ नहीं रहा है, तो बाहर फोर्स लगाई नहीं मम्मी, तुरंत आपने काम करना शुरू कर दिया। उसके पहले आप स्थिर थे, मम्मी जैसे चिल्लाई बोली पढ़ना लिखना है कि नहीं तुम्हें, है ना, तो तुरंत पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। उसी तरह एक और एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए आप अपने रूम में बैठे हैं, किताब रखे हैं, ठीक है, रखे हैं ना, आपके पास फोन है, आप फोन में रील देख रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, देखते जा रहे हैं, ठीक है, आप उसमें गलती कर रहे हैं, नहीं गलती करते जा रहे हैं, लेकिन उसी समय एक बात फोर्स आ रहा है। मान लिया आपके पापा आ गए आपके रूम में, तुरंत बोल रहे हैं ए बेटा, अभी तुम्हें तो मैं फोन दिया तो रील स्क्रॉल कर रहा है और पढ़ना लिखना है नहीं तुम्हें, रखो फोन। तो बाहर फोर्स आएगा नहीं, पापा बाहर फोर्स है, बल रहा है, तुरंत आप गति, आपकी नियत हो गई नहीं, सिर्फ आप थे, आप गति करने लगे, मतलब आप पढ़ाई करने लगे थे, है ना। समझ में आया कि नहीं एग्जांपल, मतलब कि कोई वस्तु अगर स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, गति है, गति की दिशा में गति करिए एक स्थिर वेग से, उसी दिशा में गति करती रहेगी। अगर मुझे उसमें कोई परिवर्तन करना है तो मैं एक बाह्य फोर्स लगाऊंगा, मतलब जिसको बोल सकते हैं इंग्लिश में एक्सटेरियर फोर्स लगाऊंगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब समझते हैं थोड़ा सा पॉइंट है जड़त्व, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में इनर्शिया। देखिए क्या है, टॉपिक अच्छे समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। थोड़ा सी क्या होता है कि जब हम फिजिकल लाइफ में समझते हैं ना यार, तो अच्छी चीजें समझ में आ जाती है क्योंकि अपने लाइफ से रिलेटेड। देखिए, किसी वस्तु की अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति है। मतलब जड़त्व का मतलब क्या है कि कोई वस्तु अगर गति कर रही है तो उसका क्या, उसकी अवस्था में परिवर्तन, अगर परिवर्तन हो रहा है तो उसका विरोध करना, वही क्या है, जड़त्व है। यह वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। इसका मतलब क्या है, अगर जड़त्व को बोल देंगे आई से, इनर्शिया मतलब इसको आई से व्यक्त करेंगे, प्रोपोर्शनल इसको बोलते हैं, समानुपाती, द्रव्यमान को यम से व्यक्त करते हैं। अगर इनर्शिया जितना ज्यादा होगा द्रव्यमान उतना ज्यादा होगा, क्योंकि एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अगर मैं बढ़ूंगा तो बोलता मैं भी बढ़ूंगा, अगर ये बोलता मैं घटूंगा तो बोलता मैं भी घटूंगा, जो तुम करोगे वही मैं करूंगा, है ना। दो दोस्त होते हैं, कहते हैं तुम एक काम करोगे मैं भी काम करूंगा, अगर तुम एक काम नहीं करोगे मैं भी नहीं करूंगा। तो मतलब ये है कि इनर्शिया अगर ज्यादा है तो मास भी ज्यादा रहेगा। मतलब है अगर आप कोई 50 किलोग्राम वस्तु को द्रव्यमान है ना, 50 किलोग्राम वस्तु को उठाते हैं तो आपकी इनर्शिया ज्यादा रहनी चाहिए, आपको इनर्शिया ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो जड़त्व डिपेंड करता है द्रव्यमान पर, क्योंकि भैया द्रव्यमान बढ़ेगा तो जड़त्व भी बढ़ेगा, और जड़त्व बढ़ेगा तो द्रव्यमान भी बढ़ेगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैंने आप सभी के सामने लिया है, बहुत ही मजा आने वाला है, ध्यान से समझना। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एक है मेरे पास साइकिल, क्या है, मेरे पास एक है साइकिल, है ना, ये मेरे पास एक साइकिल है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, एक बॉय है, समझ लेते हैं एक बॉय है लड़का, और ये साइकिल है। तो देखिए साइकिल का कुछ ना कुछ मास होगा कि नहीं, कुछ ना कुछ मास होगा, मतलब द्रव्यमान, कुछ ना कुछ इसका द्रव्यमान होगा। और व्यक्ति यहाँ पे क्या लगा रहा है, अपना फोर्स लगा रहा है, बल लगा रहा है। इसका मतलब ये सोचो यार, अगर कुछ लड़के होते हैं, कुछ बड़े लड़के साइकिल को जल्दी से उठा के फेंक देंगे, ले जाओ, फिर ठेलते हैं, धक्का देते हैं, आगे खिसक जाती है, नहीं। इसका मतलब यहाँ पे साइकिल का मास कम रहेगा, तो इनर्शिया भी आपको कम लगाना पड़ेगा, क्योंकि द्रव्यमान साइकिल का बहुत कम है। तो साइकिल का मास द्रव्यमान बहुत कम है, इनर्शिया भी कम होगा, स्वाभाविक सी बात है। मतलब कि साइकिल का द्रव्यमान जो है बहुत कम है, क्योंकि बहुत ज्यादा भारी तो रहती नहीं साइकिल। उसी प्रकार जब मैं इसको ठेलूंगा तो इनर्शिया कम, आराम आराम ठेलते जा रहे हैं, साइकिल आगे की ओर खिसकती चली जाती है ना, क्योंकि उसका द्रव्यमान कम है। ठीक है, अगला एक समझते हैं।
देखिए मान लो भैया आ गई मेरे पास एक साइकिल, समझ लिया। अब आ गई मेरे पास एक गाड़ी, एक यहाँ पे एक आ गई मेरे पास कार, ठीक है, एक आ गई मेरे पास कार। तो यहाँ पे क्या करना, अब लड़का यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, अब यहाँ पे कार है, समझ रहे हो ना। तो जैसे इस कार का क्या होगा, द्रव्यमान ज्यादा होगा कि नहीं, क्योंकि कार है भाई, कार बहुत बड़ा, क्योंकि कोई उठा ही नहीं पाएगा, चाहे कोई बंदा है बंदी कोई उठा नहीं सकता ना, तो इसका द्रव्यमान ज्यादा होगा। तो ये जो लड़का है बेचारा रो पड़ा, तो बोलेगा मुझे इनर्सिया मतलब जड़त्वी ज्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी का जो द्रव्यमान ज्यादा है तो इनर्सिया भी आपको ज्यादा लगानी पड़ेगी ना, समझ रहे हो, इनर्सिया भी आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा। मतलब जितना ज्यादा आप इनर्सिया लगाएंगे, क्योंकि द्रव्यमान इसका भारी है, तो गाड़ी तभी खिसकेगी वरना खिसकेगी नहीं। आप कितने भी परेशान होते चले जाओ यार, गाड़ी आगे जाएगी नहीं, तो आप रोके निकल लोगे, भैया मेरे से नहीं होने वाला, चलो छोड़ते हैं। जिसका मतलब यार जिसका मास ज्यादा इनर्सिया ज्यादा, जड़त्व तो ज्यादा होगा, समझ में आया? आप ही समझो, गाड़ी आप कभी उठा सकते हो, ऐसे नहीं उठा सकते ना। आप सामने कोई गाड़ी आ गई, कार खड़ी हो गई, उठा सकते हो, उठा सकते हो नहीं ना, क्यों, द्रव्यमान उसका ज्यादा है, द्रव्यमान ज्यादा है, और इनर्सिया मतलब जड़त्व तो ज्यादा लगाना पड़ेगा। समझे कि नहीं? एग्जाम्पल कैसा लगा, एग्जाम्पल कमेंट में बताना, बहुत अच्छा लग रहा है भैया। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं, इसको समझते हैं। देखिए अगला है विराम का जड़त्व, इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं रेस्ट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं, आप लिख सकते हैं रेस्ट ऑफ इनर्शिया, ठीक, रेस्ट ऑफ इनर्शिया, विराम का जड़त्व। देखिए क्या करना है इसमें, इसकी डिफिनेशन क्या है, स्थिर वस्तु तब तक विराम विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। मतलब कि ए मेरे पास एक वस्तु है, कितना, मान लेते हैं ये मेरे पास एक वस्तु है 10 किलोग्राम की, कितने किलोग्राम की, 10 किलोग्राम की। अब यहाँ पे मैंने रख दिया, इस सरफेस में मैंने इसको रख दिया, तो यह स्थिर है कि नहीं, है ना। अगर मैं इसको आगे की ओर ठेलूंगा, आगे की ओर ठेलूंगा, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक बल लगाना पड़ेगा कि नहीं, तभी आगे की ओर जाएगी ना। तो ये तुमने एक बार बल लगाया कि नहीं, पहले स्थिर थे तो तुमने एक बार बल लगाया, तभी आगे की ओर खिसकेगी। मतलब स्थिर वस्तु तब तक स्थिर रहेगी यार, विराम की अवस्था में रहेगी, जब तक इस पर कोई एक्सटीरियर फोर्स मतलब बाहर बल न लगाया जाए, उसी को बोलते हैं विराम का जड़त्व। समझ गए? जैसे एक चीज समझते हैं, आपके स्कूल में होता है, ठीक है, आपके स्कूल में, ठीक है, आपके स्कूल में सभी बच्चे, मान लो कि सर ने बोला बैठ जाओ, बैठ गए, ठीक, जब आप बैठ गए तो वहां पे आप विराम अवस्था में हो कि नहीं, तुरंत बोले कि रेस करो दौड़ो, तो तुरंत आप भागने लगोगे, क्योंकि आपके पास एक बाहर बल फोर्स है, सर ने आपको बोला, बाहर तरीके से बोला कि जाओ भागो, भागो तुम कर सकते हो, भागो, तो एक बाहर फोर्स है कि नहीं, इसका मतलब वहां पे बाहर बल लगा, तभी जब आप बैठे थे तो आप गति करने लगे। रीजन क्या था, एक बार एक एक्सटीरियर फोर्स लगा, किसके द्वारा, सर के द्वारा। समझे? आगे बढ़ते हैं, अब कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जो मैंने अभी पढ़ा था न्यूटन की गति का पहला नियम, उसी का मैं यहाँ पे उदाहरण समझ लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि इनर्शिया समझने से पहले ही एग्जाम्पल समझते हैं, तभी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। देखिए बस में खड़ा यात्री अचानक बस चलने पर पीछे की ओर गिर जाता है, देखोगे बस चल, बस है, बस में खड़ा यात्री है, अचानक जैसे बस चलेगी वैसे वह पीछे की ओर गिर जाता है, झुकता है कि नहीं, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जब कोई लड़का, मान लो एक आदमी है, एक बस पे खड़ा है, ठीक है, जब खड़ा होगा तो इसका जो पैर होगा वह तो मोशन की अवस्था में होगा, क्योंकि वो बस के कांटेक्ट में होता है ना, बस के कांटेक्ट में होता है, लेकिन उसकी जो बॉडी है अपर लेवल की, ऊपर की जो बॉडी है वह रेस्ट में होगी, रेस्ट का मतलब रेस्ट ऑफ इनर्शिया मतलब जड़त्व में रहेगी, रुकी रहेगी, विराम में रहेगी, तो वह गति नहीं करेगी। इसलिए पैर जब आगे की ओर गति करेगी तो बस आगे जा रही है, तो मेरी जो बॉडी है वह पीछे की ओर झुक जाती है। रीजन क्या है, वही रेस्ट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व के कारण, ठीक है। अगला क्या है एग्जांपल, जब हम पेड़ की शाखा हिलाते हैं तो कुछ पत्ते फल टूटकर गिर जाते हैं, देखोगे आप, आपके पास एक पेड़ होगा, जैसे यहाँ पे मैं एक पेड़ बना देता हूँ, ठीक है, एक पेड़ है, तो इस पेड़ में कुछ फल लगे होंगे, है ना, कुछ फल लगे होंगे, कुछ फल और कुछ पत्तियां लगी हैं, तो जब इसको हिलाते हैं तो पत्तियां और फल टूट के गिर जाते हैं, क्यों,
क्योंकि जब पेड़ को मैंने हिलाया नहीं था, जो पत्ती और जो फल था वह रेस्ट में था ना। रेस्ट का मतलब रेस्ट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व में था ना, विराम के जड़त्व में था। जैसे मैंने हिलाया हिलाया जैसे मैंने हिलाया मतलब बाहर फोर्स लगाया ना, तो पत्ती और फल टूट के नीचे गिर गए, क्योंकि डाल ली उसकी टहनियां कही कि जाओ तुम भैया नीचे, मैं तो यहीं रहने वाली। तो मतलब कि जो फल है और जो पत्ती है वो नीचे गिर जाएंगी। तो रीजन क्या हुआ कि रेस्ट ऑफ इनर्शिया, मतलब विराम का जड़त्व के कारण ही वो यहाँ पे गिर गई पत्ती और फल। अगला, हम गीले कपड़े को सुखाने से पहले उन्हें झटक देते हैं। आपने देखा होगा, आप रोज कपड़े धुलते हैं, रोज ना, जब आप कपड़ा गीला रहता है बाहर लाते हैं उसको एक बार झटकते हैं, झटकते नहीं, छिटकते हैं ना, झटकते हैं। जैसे मैं उस कपड़े को झटकता हूँ तो उसके जो पानी है वो बाहर निकलता है नहीं, मतलब कि इसका मतलब जब मैं कपड़े लाया पानी उसमें रेस्ट अवस्था में था, रेस्ट अवस्था में था, विराम का अवस्था में ना। जैसे मैंने उसको झटका, एक बार फोर्स लगाया तो पानी तुरंत बाहर छिटक गया, हुआ कि नहीं। तो सब रीजन वही विराम की जड़त्व के कारण ही हो रहा है। तो इस सभी नियम को न्यूटन के नियम का पहला नियम का एक एग्जाम्पल है। समझ में आया? बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ थोड़ा समझते हैं अगला, गति का जड़त्व। क्या? गति का जड़त्व। यहाँ हम बोल सकते हैं मोशन ऑफ इनर्शिया, गति का जड़त्व, मोशन ऑफ इनर्शिया। ठीक है, गति का जड़त्व, इसको समझते हैं कंसेप्ट क्या है। देखिए, गतिशील वस्तु सीधी रेखा में उसी गति से गतिशील रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इसका मतलब क्या है, अगर कोई गाड़ी 30 के स्पीड से जा रही है, भाग रही है, ठीक, उसी स्पीड से जाती रहेगी जब तक कि मैं उस पर बल लगा के उसको कम या ज्यादा ना कर। ठीक है, मान लो आपको बोल दिया कि दौड़ते जाओ एक ही स्पीड से, तो आप उसी स्पीड से भागते जाएंगे जब तक मैं बोलूं रुको फिर चलो, रुको फिर चलो, मतलब जब तक आपके ऊपर बल नहीं लगाया जाएगा। समझ रहे नहीं? तो इसको बोलते हैं गति का जड़त्व, मतलब कि गतिशील वस्तु रहेगी, कोई वस्तु जो गति में रहेगी। ठीक, अब उसके बाद जैसे एक और समझ लेते हैं, एग्जांपल यहाँ पे है, उदाहरण लिया है मैंने। जैसे देखिए, चलती बस में खड़ा एक यात्री ड्राइवर के अचानक ब्रेक लगाने पर आगे की ओर गिर जाता है। देखोगे, मान लो गाड़ी चल रही है एक स्पीड से, ठीक है, गाड़ी चल रही होती है ना, जब गाड़ी चल रही होती है तो अचानक जैसे ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो मैं आगे की ओर झुक जाता हूँ, झुक जाता हूँ नहीं, क्योंकि मेरा जो पैर वो बस में कांटेक्ट में था, मेरा पैर तो गति की अवस्था में था ही ना। तो लेकिन मेरी जो बॉडी थी वह रेस्ट में थी, तो जैसे वो रेस्ट में थी, गति तो कर रही थी, वो जो बस था गति कर रहा था, लेकिन ड्राइवर ने जैसे ब्रेक लगाया तो मेरी बॉडी भी गति तो कर रही थी, लेकिन रेस्ट में आने के बाद आगे की ओर झुक गई। अचानक ब्रेक लगा, अचानक वो आदमी, वो यात्री झुक जाता है, ऐसा लगता है गिर जाए ऊपर ही, है ना। ऐसा होता है नहीं? कभी कभी आप देखेंगे बस में गए होंगे, बस या ट्रेन में, बस ट्रेन में क्या होता है, बस या गाड़ी में जाते हैं, बहुत सारी भीड़ रहती है, तो अचानक से अगर ब्रेक लगाता है तो सारे यात्री एक दूसरे पे गिर जाते हैं, ऐसा होता है ना। तो उसको बोलते हैं गति का जड़त्व, मतलब कि मोशन ऑफ इनर्शिया वहां पे लग रहा है। ठीक है, आगे समझते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा यहाँ पे संवेग, जिसको हम लोग बोलेंगे इंग्लिश में मोमेंटम। क्या बोलेंगे? मोमेंटम। ठीक है, इसको पी से व्यक्त करते हैं, इससे पी से। देखिए क्या है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग। तो सूत्र क्या है यहाँ पे, मैंने सूत्र लिखा है P बराबर यम गुणे वी, यम इंटू वी। यम क्या है? द्रव्यमान, वी क्या है? वेग। तो द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। यम को बोलते हैं द्रव्यमान, वी को बोलते हैं वेग, जिसको इंग्लिश में बोल सकते हैं हम लोग वेलोसिटी, और द्रव्यमान को बोलते हैं मास। क्या बोलेंगे? मास। तो मात्रक देखते हैं क्या आएगा, P यहाँ पे बराबर है यम इंटू वी। यहाँ से देखिए पहले मात्रक समझ, यम बोलते द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, और वेग का मात्रक क्या होता है? वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पे इंटू मीटर प्रति सेकेंड, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड, इसका मात्रक होगा। और नोट पॉइंट क्या है, यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब यह एक सदिश राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो। तो अब यहाँ से थोड़ा समझना, अगर यहाँ पे P बराबर यम गुणे V है, इसका मतलब क्या है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ P प्रोपोर्शनल यम और P प्रोपोर्शनल V। अगर जिसका मास ज्यादा है तो संवेग भी ज्यादा लगेगा।
क्योंकि दूसरे प्रोपोर्शनल है। अगर इसकी वेलोसिटी ज्यादा है तो संवेग भी ज्यादा लगेगा। कभी आपने देखा जब किसी बंदूक की गोली निकलती है बहुत ही तेजी से, तो उसका वेग ज्यादा होता है क्योंकि बहुत ही स्पीड से निकलती है, लेकिन जैसे ही बॉडी में लगती है अंदर की जाती है इतना तेज लगता है झटका कि आदमी की डेथ भी हो जाती है ना, क्योंकि उसका वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो भाई साहब वेलोसिटी ज्यादा संवेग ज्यादा रहेगा, इसीलिए वेलोसिटी बढ़ेगी संवेग बढ़ेगा। और मान लो यहाँ पे द्रव्यमान द्रव्यमान ज्यादा संवेग ज्यादा करना पड़ेगा, है ना। मान लो आपको बोल दिया भैया कि 50 किलोग्राम की वस्तु को आपको उठाना है, द्रव्यमान ज्यादा है, संवेग भी आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा, संवेग ज्यादा करना पड़ेगा नहीं। आपके पास एक बस आ गई, उसको ठेलना है, ठेल रहे हैं ना, ठेल रहे हैं, तो संवेग ज्यादा लगाना पड़ेगा क्योंकि बस का मास ज्यादा है ना। समझ में आया कि मतलब द्रव्यमान बढ़ेगा संवेग बढ़ेगा, वेग बढ़ेगा तो संवेग बढ़ेगा। समझ में आया कि नहीं? आगे बढ़े। अब यहाँ पे हम देखते हैं न्यूटन के गति का दूसरा नियम। देखिए न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या है, ध्यान समझते हैं। किसी वस्तु की संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए असंतुलित बल, अभी मैंने पढ़ा था ना असंतुलित बल, अनबैलेंस फोर्स के समानुपाती होता है और संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। मतलब यह है कि जो न्यूटन का गति का दूसरा नियम है वह संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए असंतुलित बल के समानुपाती होता है, और ये जो बल लगता है वह संवेग परिवर्तन बल की दिशा में ही होता है। मतलब जिस दिशा में बल लगा रहे हैं उसी दिशा में संवेग में परिवर्तन भी होगा। तो देखिए क्या है इसका रूल, यफ प्रोपोर्शनल, इसको क्या पढ़ते हैं प्रोपोर्शनल मतलब समानुपाती, संवेग में परिवर्तन की दर, तो यहाँ पे लिखेंगे आगे यफ प्रोपोर्शनल, संवेग में परिवर्तन लिख लेंगे। दर का मतलब क्या होता है, दर का मतलब समय, और समय को कहाँ पे रखना है बटे में, कहाँ पे रखना है बटे में, तो इसका मतलब बन जाएगा यफ प्रोपोर्शनल संवेग में परिवर्तन बटे समय। देखिए अब उसके बाद आगे यहाँ पे जैसे ही मैं प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा, जब भी कोई मैं प्रोपोर्शनल होता है अगर मैं प्रोपोर्शनल इसको हटाऊंगा तो यहाँ पे बराबर का साइन लगाऊंगा, बराबर के एक कांस्टेंट आएगा, के एक कांस्टेंट है नंबर है, लिखूंगा संवेग में परिवर्तन बटे समय। फिर उसके बाद के बराबर मैं एक रख लूंगा क्योंकि छोटा नंबर के बराबर एक रखे नहीं पर यहाँ एक रखूंगा तो एक का मतलब कुछ नहीं, खत्म हो जाएगा। तो यफ बराबर आएगा संवेग में परिवर्तन बटे समय। तो अब यफ बराबर आया एम वी माइनस एम यू अपॉन टी। ये कहाँ से आया देखिए, ध्यान समझते हैं। यहाँ पे जैसे मेरे पास एक रास्ता है, यहाँ पे एक रास्ता है और यहाँ पे कोई एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान यम है, यहाँ भी कोई एक वस्तु है वही वस्तु जिसका द्रव्यमान यम है। प्रारंभ में से चली, ये प्रारंभ में चली तो यू वेग से चल रही थी, फिर अंतिम में पहुँची तो ये किस वेग से हो गई वी वेग से, और टाइम टी लग रहा है। तो संवेग में परिवर्तन, परिवर्तन का मतलब क्या होता है, ज़्यादा में से कम को घटाऊं, है ना। तो ज़्यादा वेग क्या था मेरे पास v, ठीक है, और ज़्यादा वेग क्योंकि आगे जा रहा था ज़्यादा वाले में से कम को घटाना है, और शुरुआत में वेग क्या था u, तो परिवर्तन का मतलब माइनस, अंतिम वाले में से कम वाले घटा दिया। तो यहाँ से आगे द्रव्यमान यम था, यम ले लिया, और यम यहाँ भी u तो रखेंगे ही, तो यम u बनेगा, टाइम क्या लग रहा है t, तो बटे t हो जाएगा। इसीलिए संवेग में परिवर्तन मैंने लिया यम वी माइनस यम यू, मतलब v का मतलब अंतिम वेग और u का मतलब प्रारंभिक वेग, द्रव्यमान की वस्तु है यम, इसके साथ भी यम इसके साथ भी जोड़ दिया, तो यह बराबर बना एम वी माइनस यम यू बटे का टी। अब यहाँ यम है यहाँ यम है, यम कॉमन कर लूँ उभयनिष्ठ, बरा आ गया कॉमन, तो बचा क्या v माइनस यू बटे टी। तो फिर उसके बाद यह बराबर यहाँ पे आ जाएगा यम ए है और v माइनस यू अपान टी क्या होता है a, क्योंकि त्वरण ए क्या होता है मेरे पास त्वरण, और यही न्यूटन की गति के दूसरे नियम से ही बल की जो सूत्र है, बल का जो डिफिनीशन था यहीं से सिद्ध होकर आता है। यह बराबर यम इंटू ए, मतलब यह बराबर यम में, और ए क्या होता है चूंकि हम जानते हैं ए बराबर वी माइनस यू अपान टी, इसीलिए वी माइनस यू अपान टी के बटे में जो है यहाँ पे v माइनस यू बटे टी, इसके स्थान पर a रख दिया, क्योंकि जो त्वरण होता है वह वेग में परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग का मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, तो परिवर्तन हुआ ना, तो इसीलिए a बराबर v माइनस यू अपान टी a के बराबर आता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे रख दिया। तो यहाँ पे सिद्ध हो जाता है यह बराबर m में। न्यूटन की गति का दूसरे नियम से ही सिद्ध होता है बल की डिफिनेशन और बल की ये जो सूत्र है यहाँ पे। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे समझते हैं उदाहरण। देखिए यहाँ पे उदाहरण को थोड़ा सा रिलेट करना, ध्यान से समझना
कह रहा है एक क्रिकेटर गेंद को पकड़ते समय अपना हाथ पीछे की ओर खींच लेता है। इसका मतलब देखिए अभी मैंने पढ़ा था यह बराबर संवेग में परिवर्तन बटे समय पढ़ा था ना। अगर कोई क्रिकेटर है, अगर मान लो यहाँ पे एक क्रिकेटर है, ठीक, एक क्रिकेटर है, वो यहाँ से कोई गेंद आ रही है, ठीक है, कोई गेंद आ रही है इसके पास हाथ में, तो वो अपने हाथ को क्या करता है, पीछे की ओर खींचता है। क्यों खींचता है, इसका रीजन समझो। अगर मान लो कि यहाँ पे यह बराबर है संवेग में परिवर्तन बटे समय, जब वो हाथ को पीछे खींचेगा तो टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा कि नहीं, टाइम ये समय ज़्यादा लगेगा। जब समय ज़्यादा लगेगा तो ये बल कम लगेगा उसके हाथ पे, फोर्स कम लगेगा, फ्रैक्शन कम होगा। क्योंकि अगर टाइम मतलब समय नीचे है, अगर ये नीचे चीज़ बढ़ेगी तो ए वाई एफ घटेगा, घटेगा कि नहीं, मतलब जो नीचे है अगर वो बढ़ेगा उसकी वैल्यू ज़्यादा है तो फ्रैक्शन कम होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा कि नहीं यहाँ पे, क्योंकि हाथ को खींच रहा हूँ तो बॉल धीरे धीरे हाथ में आएगी, टाइम ज़्यादा लग रहा है। जब टाइम ज़्यादा लगेगा तो बल कम लगेगा ना, इसीलिए क्रिकेटर जो होता है अपने हाथ को पीछे खींचता है, टाइम ज़्यादा लगे, धीरे धीरे बॉल मेरे हाथ में आए तो हाथ में लगे ना, हाथ में चोट ना आए। यही रीज़न होता है कि वह क्रिकेटर हाथ को पीछे खींचता है। अगर ये टाइम मान लो गेंद आ रही है, मैंने झट से गेंद को पकड़ लिया, ठीक है, गेंद को जैसे पकड़ लिया तो टाइम कम लगा, और जैसे ही टाइम कम लगा भैया तो बल ज़्यादा लग जाएगा, बल बढ़ जाएगा, फ्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा और हाथ में चोट भी लग जाएगी। यही रीज़न होता है कि वहाँ पे टाइम कम या ज़्यादा करना, कम करोगे तो भाई स्वाभाविक सी बात है बल ज़्यादा लगाना पड़ेगा और आपके हाथ में चोट लग जाएगी। तो संवेग में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं, क्योंकि बॉल आ रही थी फिर धीरे 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 अपने हाथ में ले रहे हैं, पहले आई फिर धीरे धीरे ले रहे हैं ना, तो धीरे धीरे उसका स्पीड भी कम होता जाता है। संवेग में परिवर्तन मतलब कि उसकी गति भी वेग में, जो उसकी वेग है वो भी कम होता जाता है। इतने समझे। अब एक बार और देखो यहाँ पे है ऊंची, अगला एग्जाम्पल क्या है, ऊंची कूद में खिलाड़ियों को रेत या गद्देदार बिस्तरों पर गिराया जाता है। इसका मतलब समझ रहे हैं, मतलब कि जब भी कोई ऊंची कूद होती है, मतलब कि लॉन्ग जंप होता है, कहीं कहीं पे लोग जाते हैं कूदने के लिए। आप अपने गांव में, हमारे गांव में अखाड़ा उखाड़ा होता है, देखे होंगे, वहाँ पे लोग फावड़े से ज़मीन को खोद देते हैं, मिट्टी भर जाती है ढेर सारी, तब कूदते हैं। और कहीं भी लॉन्ग जंप के लिए लोग जब जाते हैं कूदने के लिए तो वहाँ भी गद्दा बिछाया जाता है या तो मिट्टी या बालू वहाँ पे रखते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जब भी मान लो कोई लड़का या लड़की दूर से जंपिंग कर रहा है, कूद आएगा, दूर से दौड़ता आएगा, फिर जैसे ही कूदेगा तो जब वो ज़मीन पे गिरेगा ना, जो बालू और मिट्टी है वह उस मिट्टी में समय लगेगा, मतलब कि समय धीरे 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 समय कम होगा, तो उस पर जब गिरेगा तो उसके पैर में चोट नहीं आएगी, क्योंकि जब जैसे फटाक से गिरेगा ना उस पर तो वो बालू धीरे धीरे धंसती है, मिट्टी धीरे धीरे धंसेगी, तो टाइम ज़्यादा लगेगा तो उसके पैर में चोट कम आएगी, मतलब कि बल कम लग जाएगा ना। इसीलिए वहाँ पे रेत और क्या बिछाते हैं, मिट्टी या गद्दा उद्दा बिछाते हैं। क्योंकि जब मान लो आप गद्दे पे कभी बचपन में कूदते हैं ना, खाट वोट पे गद्दे पे कूदते हैं, मान लो आपके यहाँ गद्दा है, गद्दे पे कूदेंगे, गद्दा धीरे धीरे धंसता है ना, धीरे धीरे, तो टाइम ज़्यादा लगता है तो बल कम लगेगा आपके पैरों पे, इसीलिए आपके पैर में चोट नहीं आता। वहीं पे मान लो कि मैं आपको बोला दूर से और दौड़ के आओ, और मैं कहूँ वहाँ पे 4-5 ईंटें बिछा दूँ या फर्श भी बिछा दूँ, दूर से कूदाऊँगा ना तो वहाँ पे जैसे फर्श पे कूदेगा आपके पैर में लग जाएगा, क्योंकि टाइम कम लगा और फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि कुछ धंसा ही नहीं, फर्श तो फर्श मजबूत है भाई ना, तो आपके लग जाएगा। यही रीज़न होता है, ठीक। तो दूसरा कंसेप्ट ये रहा, यहाँ पे एग्जाम्पल समझ गए। तो अब यहाँ पे अब हम समझते हैं न्यूटन की गति का तीसरा नियम। ध्यान से समझना, बहुत ही मजा आने वाला है। देखिए, प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। क्रिया मतलब एक्शन, प्रतिक्रिया मतलब रिएक्शन होती है। क्रिया और प्रतिक्रिया मतलब एक्शन एंड रिएक्शन समान और विपरीत बल है। एक समझो बल है जो एक्शन एंड रिएक्शन एक फोर्स है, समान और विपरीत बल है जो विभिन्न पिंडों पर कार्य करता है। मतलब कि मेरा जो डिफिनेशन है, प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यही न्यूटन का तीसरा नियम है। तो जो भी मैंने समझा क्रिया प्रतिक्रिया, यहाँ पे जो क्रिया और प्रतिक्रिया एक समान और विपरीत बल है, ठीक है, जो एक दूसरे के विपरीत में लगता है, जो विभिन्न पिंडों पर कार्य करता है, उसी को बोलते हैं न्यूटन की गति का तीसरा नियम। जैसे मैं समझता हूँ, जैसे बचपन में होता है क्या है कि
हम बचपन में दो दोस्त आपस में खेलते रहते हैं और भागते भागते आते हैं तो दोनों लड़ जाते हैं सिर में ना, कभी कभी ऐसे सिर लड़ जाता है दोनों का। तो जब मेरा सिर उनके सिर पे लड़ता है, मेरा सिर आगे गया जाता है, एक्शन हुआ, उसका सिर मेरे पे रिएक्शन दिया, मेरे सिर पे लगा, उसके सिर में भी लग जाता है। कभी कभी आप अपने हाथों से दूसरे हाथ पे मारो तो दोनों हाथ पे लगता है, जिस हाथ पे मारते एक्शन किया वो हाथ पे लगा, फिर उस हाथ का प्रतिक्रिया मतलब रिएक्शन हुआ अगले हाथ पे लग जाता है। देखो स्कूल में क्या होता है कि जब भी कोई लड़का ऐसा लड़का या लड़की बहुत दुष्टपना करता है तो मैम जो होती है, मैम सर मैम मान के चलते हैं, मैम जो होती है जब उसके गाल में मारती 3-4 खींच के, थोड़ी देर बाद कहती है यार कि अरे मेरे हाथों में लग गया, मेरे हाथों में नरम हाथों में लग गया। तो क्या हुआ कि जब मैम ने किसी बच्चे को गाल पे मारी तो पहले मैम ने एक्शन किया, मतलब क्रिया की, उसके गाल पे लगा, फिर उस गाल ने रिएक्शन दिया, उसके मैम के हाथ में भी लगा। तो यही है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसे हम न्यूटन के थर्ड लॉ को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। एग्जांपल समझ में आया कि नहीं? एक आगे बढ़ते हैं, कंसेप्ट सीखते हैं, मतलब उदाहरण समझते हैं। देखिए, बंदूक चलाने पर पीछे की ओर झटका लगना, इसका मतलब क्या है? जब भी कोई बंदा या बंदी बंदूक चलाता है, मान लो कोई लड़का बंदूक चला रहा है, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, जैसे वो बंदूक चलाता है तो आगे गोली निकलती है, एक्शन होता है, फिर बंदूक पीछे रिएक्शन देती है, पीछे की ओर आती है ना, आती है, तेज झटका लगता है, तो वहां पे न्यूटन का थर्ड लॉ लग रहा है। ठीक, पहला पॉइंट। अगला है मेरे पास, जैसे ही नाविक आगे की दिशा में कूदता है नाव पीछे की ओर चलती है। मतलब जब भी देखो कोई लड़का नाव में घूमने जाता है, कोई लड़का लड़की नाव में घूमने जाता है, वो कहते हैं पकड़ो भैया पकड़ो, मुझे डर लग रहा, प्लीज छोड़ो मत, प्लीज छोड़ो मत, ऐसे होता है ना। तो लेकिन जब वहां पे लड़का लड़की कहते हैं उतारो मुझे उतारो, नाव से जैसे उतरता है बाहर की ओर, तो उसका जो पैर है, उस पैर वो जो पैर है उस नाव को पीछे की ओर लेता है, वो आगे की ओर एक्शन ले रहा है तो उसका पैर रिएक्शन देता है, नाव पीछे की ओर चली जाती है, तो हम आगे की ओर कूद जाते हैं, चले जाते हैं ना। तो वहां भी न्यूटन का थर्ड लॉ लगा। अगला, रॉकेट प्रणोदन, इसका मतलब क्या? जब रॉकेट ऊपर की ओर उड़ता है, ठीक है, जब रॉकेट ऊपर की ओर उड़ता है तो पीछे से इसके बहुत सारे गैस निकलती है ना, गैसें, तो पीछे से एक्शन देती रहती है। कौन एक्शन देती रहती है? वो गैस जो वायुमंडल में गैस निकलती है उसी के रॉकेट के माध्यम से, तो गैस एक्शन देते रहते हैं तो पीछे उसका रिएक्शन आगे होता है, तो जो रॉकेट है आगे की ओर उड़ जाता है, चला जाता है। कि जब उसका देखो रॉकेट उड़ता दिखाई देता है तो उसके पीछे उसकी गैस निकलती रहती है ना, उसका धुआं जो निकलता है वही एक्शन देता है, तो आगे रिएक्शन चली जाती है, मतलब वो जो हमारी रॉकेट है उड़ जाती है। ये भी न्यूटन के थर्ड लॉ पे डिपेंड है, क्योंकि न्यूटन के थर्ड लॉ के कारण ही हो रहा है सारी घटनाएं। अब आइए कुछ कंसेप्ट नया समझ लेते हैं। देखिए क्या है कि देखिए जो गैलीलियो का झुके हुए तल पर प्रयोग, इसका मतलब समझते हैं। देखिए यार, न्यूटन के पहले एक गैलीलियो वैज्ञानिक थे, ठीक, इन्होंने यही न्यूटन के जो ये नियम, जो तीनों गति का नियम है, इन्होंने ही दिया था गैलीलियो ने। हम लेकिन अब हम पढ़ते हैं किताबों में न्यूटन का, ऐसा क्यों? जब गैलीलियो ने नियम निकाला समझा तो उसकी गैलीलियो ने बताया उस, लेकिन गैलीलियो के नियम को तवज्जो उतना नहीं दिया जा रहा, लोग नहीं समझ पा रहे थे। फिर उसके बाद ए न्यूटन आए, इनका पूरा नाम था आइजैक न्यूटन। जैसे न्यूटन आए उन्होंने समझा तो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग समझ के गैलीलियो के नियम का उपयोग करके इन्होंने अपना नियम दे दिया। इसलिए अब जाना जाने लगा कि न्यूटन का तीसरा नियम, पहला नियम, दूसरा नियम, तो न्यूटन के नाम से जाने लगा। न्यूटन ने लिखा दिया यार कि मैंने जो ये नियम उठाया है वो गैलीलियो के कारण उठाया, मतलब गैलीलियो ने कुछ दिया था उसी में पॉइंट उठा के मैंने अपना नियम दिया, मतलब कि गैलीलियो को भी थोड़ा सा वहां पे न्यूटन ने जगा दी। ये बात अच्छी है, सही है, सही किया, क्योंकि पहले नियम गैलीलियो ने दिया था गति का तीसरा नियम, ठीक है, पहला नियम और दूसरा नियम, सब नियम मतलब गति के तीनों नियम गैलीलियो ही ने दिया था। लेकिन उसके बाद जब न्यूटन आइजैक न्यूटन आते हैं तो उन्होंने उनका ये जो नियम दिया उनके बारे में समझा, सोचा तो अपना नियम दे दिया, इसलिए नाम होगा न्यूटन गति का नियम। लेकिन बुकों में न्यूटन ने बताया कि हाँ मैंने गैलीलियो का नियम से प्रयोग करके दिया है, ठीक है, बात सही है यार, क्योंकि कोई अगर निकालता है जब उसकी बात नहीं आती, कोई अगर दे देता है तो अच्छा होता है ना, एक प्रकार से लोग हेल्प है ना। अब समझते हैं क्या गैलीलियो ने क्या बताया। पहला कि जब नीचे की ढलान हो, नीचे की ढलान का मतलब क्या है? देखिए मान लो कि एक यहाँ पे रखा है कोई चीज और यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, एक बॉल है, वो ऊपर से यहाँ पे नीचे की ओर आ रही है, ढलान आ रही है, इसका मतलब क्या होगा? गेंद की गति क्या होगी? बढ़ती जाएगी नहीं? जब ऊपर से कोई वस्तु नीचे की ढलान की आती है तो स्पीड बढ़ती है कि नहीं? स्पीड बढ़ेगी ना, तो एक बॉल नीचे आ रही है तो स्पीड इसकी बढ़ेगी, जल्दी से नीचे गिर जाएगी।
पहला पॉइंट बताया। दूसरा पॉइंट क्या होता है, अपवर्ड मतलब ऊपर की ढलान, अपवर्ड स्लोप, ठीक है, इधर डाउनवर्ड स्लोप, ढलान को बोलते हैं स्लोप। अब देखो ऊपर, जब बॉल ऊपर जाएगी तो गेंद की गति क्या होगी, घटेगी, है ना भाई। ऊपर खेलेंगे, बल लगाएगा, मान लो यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, ठीक है, ये बल लगा रहा है, धीरे धीरे लगा रहा है, बल ज्यादा लगाएगा ना, बल ज्यादा लगाएगा और गेंद धीरे धीरे ऊपर चढ़ रही, धीरे धीरे ऊपर चढ़ रही नहीं, तो ये लड़का बल लगा रहा है और यहाँ पे कोई खड़ा होता है, यहाँ पे लड़का, तो यहाँ पे जैसे खेल दिया ऊपर से बॉल नीचे चली आती, आती ही नहीं धड़ाक से, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है, गेंद की गति घटती है। फिर उसके बाद इन्होंने लिया समतल ऑब्जेक्ट, समतल सतह ली, प्लेन, ठीक है। गेंद की गति समान रहती है, इसमें क्या हो, गेंद की गति आराम से समान रहती है, इधर आती है, इधर आती है, आराम से एक दूसरे में से लुढ़कती रहती है, मतलब कि सतह पे लुढ़कती रहती है, आती जाती है, समान रहती है, ना तो धीमी ना तेज, एकदम समान रहती है समतल स्थान पे। फिर ये सारी चीजें समझे, कौन समझा, गैलीलियो ने। तो इसने क्या बताया, निष्कर्ष निकाला कि इनका निष्कर्ष क्या निकला कि यदि किसी वस्तु पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए तो वह वस्तु अपनी समान गति से चलती रहेगी। मतलब कोई भी वस्तु है, अगर उस पर बाहर फोर्स नहीं लगाया जा रहा है तो वह जिसमें अगर विराम में रहेगी या गति करे गति में रहेगी। मतलब कि यदि कोई वस्तु गति अवस्था में रहे तो उस पर अगर बार ना लगाऊं तो वह समान गति से ही चलती रहती है, मतलब एक ही गति से चलती रहती है। ये किसने बताया था, इन न्यूटन ने नहीं, गैलीलियो ने बताया था। फिर यही आगे चलकर न्यूटन ने अपना नियम दिया। इसी चीजों को समझ के न्यूटन ने प्रथम नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम दिया, गैलीलियो के नियम को समझ के। समझ में आया नहीं, मेन खेला था गैलीलियो, क्योंकि गैलीलियो ही फर्स्ट वैज्ञानिक जिन्होंने बताया समझाया था, फिर न्यूटन ने दिया था। इतना समझे कंसेप्ट, नई चीज समझे, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे समझते हैं कुछ आंकिक प्रश्न, न्यूमेरिकल्स यहाँ पे देखते हैं। देखिए सिंपल सा, सबसे पहले क्या होता है कि मेरे पास एक न्यूमेरिकल है, 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु 6 मीटर प्रति सेकेंड, 6 मीटर प्रति सेकेंड की गति से चल रही है, उसका संवेग ज्ञात करो। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले लिख लेना दिया है, ठीक है। 5 किलोग्राम द्रव्यमान, द्रव्यमान को किससे व्यक्त करते हैं, यम से, यम बराबर 5 किलोग्राम, ठीक। फिर 6 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है, मतलब वेग, मीटर प्रति सेकंड किसका मात्रा था, वेग का, तो वेग बराबर 6 दे दिया, 6 मीटर प्रति सेकंड। तो अब पूछा क्या, उसका संवेग, संवेग किससे व्यक्त करते थे, पी से, पी का मान ज्ञात करना था। तो याद है सूत्र अभी लिखा है, पढ़ा है मैंने, पी बराबर एम गुणे वी, P बराबर M, M का मान कितना है 5 रख लो, गुणे V, V का मान कितना है 6, गुणा करा दो 6 पंचे 30, तो P का मान कितना आ जाएगा 30 और मात्रा क्या निकलेगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि अभी भी मैंने पढ़ा था संवेग का मात्रा। ते पहला न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ। 6 पंचे 30 हुआ कि नहीं, P का मान 30 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, तो मतलब उसका संवेग जो होगा 30 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। जैसे भाई वेग ज्यादा था, द्रव्यमान भी ज्यादा था, संवेग ज्यादा हुआ, कंसेप्ट सीखा ना। अगला न्यूमेरिकल, अगला है 10 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 30 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से फेंका जाता है, उसका बल ज्ञात करो। यहाँ पे सबसे पहले दिया है, क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है यम का मतलब द्रव्यमान कितना, 10 किलोग्राम, फिर 30 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से फेंका जाता है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक था, त्वरण का, ए त्वरण व्यक्त करते हैं ए से, 30 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इतना समझे। ज्ञात क्या करना, उसका बल, बल का मतलब एफ, बल को किससे व्यक्त करते हैं, एफ से। तो सूत्र क्या था, बल बराबर एफ बराबर एम इंटू ए, यह ज्ञात करना है, यम का मान कितना है 10 गुणे ए का मान मतलब त्वरण, त्वरण कितना 3, गुणा करा दो यहाँ पे इससे, F बराबर 3 का 1 गुणा करना 3 करना 3 और पीछे 2 जीरो है, 2 जीरो चिपका दो, F बराबर 30 आ गया। बल का मान करें न्यूटन, ऐसे न्यूटन, 30 न्यूटन, मतलब यहाँ पे 30 न्यूटन का 300 न्यूटन आया ना, कि 2 जीरो 300 न्यूटन का बल लगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान समझना। क्या कह रहा है कि एक 0.5 किलोग्राम की गेंद है, दीवार से टकराकर 10 मीटर प्रति सेकंड से वापस आ जाती है। मतलब कि जितनी स्पीड से गई 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आगे जाएगी, उसी से टकरा के वापस आ जाती है। यदि टकराने और लौटने में
कुल समय 0.1 सेकंड लगा तो दीवार द्वारा लगाया गया बल ज्ञात करो। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है क्या 0.5 किलोग्राम, तो एम का मान है 0.5 किलोग्राम, टकरा कर 10 मीटर प्रति सेकंड वेग से वापस आती है। तो वापस मतलब विपरीत आ रही है, तो यहाँ पे टकराने के बाद मतलब कि v का मान माइनस लूंगा -10। क्यों? फिर टकरा कर वापस आ रही है, वापस लौटना मतलब माइनस, और u भी प्रारंभिक वेग 10 लूंगा। ये कितना लूंगा, इसको मुझे कितना लेना पड़ेगा, इसको भी 10 लेना पड़ेगा। कितना, माइनस का 10। कैसे? देखिए -10 नहीं +10, क्योंकि जब गेंद जाएगी तो आगे जा रही है। तो यहाँ पे समझ लो थोड़ा सा, यहाँ पे कंसंट्रेशन देखो, अगर मैं कोई चीज इधर जाएगी, इधर प्ला प्ला तो अगर कोई इधर जाएगी वस्तु तो गेंद प्लस में, क्योंकि दिशा इस साइड प्लस होती है, अगर इधर टकरा के फिर वापस आ रही है इधर माइनस में होता है ना, तो इसीलिए तो यूं आगे जाएगी 10 लिया। फिर उसके बाद टाइम कितना दिया है यहाँ पे 0.1 सेकेंड। ये देखिए 0.1 सेकेंड दिया कि नहीं, ठीक। अब मुझे ज्ञात क्या करना है, बल, कितना बल लगाया, मतलब F का मान ज्ञात करना है। तो सूत्र अभी मैंने पढ़ा था एक, जब मैंने सिद्ध किया था तो न्यूटन के दूसरे लॉ में एक सूत्र पढ़ा था, यम v माइनस यू बटे का टी। याद किया था नहीं अभी सूत्र ना। तो F बराबर m का मान कितना दिया 0.5 गुणे v का मान -10 से टकरा के आ रहा है, फिर u का मान कितना है 10, आगे लगा -10, नीचे कितना है 0.1, तो 1 दशमलव से 1 दशमलव कट जाएगा, ठीक। बराबर F बराबर कितना हो जाएगा 5 बचा गुणा, देखो ये माइनस है 10 से -10 जोड़ के माइनस आएगा, माइनस लिख लो, दोनों को जोड़ दो 10 10 20 गुणा करा दो 20 पंचे कितना हो जाएगा 20 पंचे 100, 20 पंचे 100। और बल का मात्रक न्यूटन, यहाँ पे माइनस लिख देंगे तो F बराबर माइनस का 100 न्यूटन आ जाएगा। ये सवाल आपका सही हो जाएगा, ठीक है। कुछ कंसेप्ट आइए यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं, और देखिए सवाल तो होगा थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे मान लो कि मेरे पास ये रहा, ठीक है, यहाँ पे एक वस्तु है, ठीक, इधर से गति कर रही थी वेग से, और एक वस्तु इधर से गति कर रही, मान लो इधर 10 न्यूटन का बल लग रहा है, इधर से 20 न्यूटन का बल लग रहा है, तो भी वेग से गति कर रही है। यहाँ पे अगर आगे जाएगी तो यहाँ पे बल F क्या होगा, प्लस में 10 न्यूटन बनेगा, ठीक। अगर वही ए ऑब्जेक्ट इधर पीछे आ रहा है इस दिशा में, मतलब कि बाईं ओर, यही बल है, यहाँ पे कितना मिलेगा फिर 20 माइनस का 20 न्यूटन। मतलब ये है कि अगर पीछे की ओर लौट के आना है तो वहां पे माइनस लेगा, और आगे जाएगा तो वहां पे प्लस लेना है। समझ में आया? तो कैसी लगी ये वीडियो? आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी ये वीडियो, बहुत ही पढ़ने में मजा आया, नई चीजें सीखी आपने। तो इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों को भी शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल पे करना है चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे एक और नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।